101% में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि इलवारी वंश बलबनी वंश का अंत होता है। क्यूमर्स की हत्या के बाद जो एक शासक था क्यूमर्स, इसकी मृत्यु के बाद एक नवीन वंश खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश की स्थापना होती है। ये बलबनी वंश या हम कह सकते हैं द्वितीय इलवारी वंश का आखिरी शासक था। यह अंतिम शासक था, अंतिम शासक था इलवारी वंश, द्वितीय इलवारी वंश या हम कह सकते हैं बलबनी वंश का यह आखिरी शासक था। कि मृत्यु के बाद एक नवीन राजवंश जो खिलजी वंश की स्थापना होती है। नवीन राजवंश खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 ईस्वी में। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी इस नवीन राजवंश की स्थापना करता है 1290 ईस्वी में। यह दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था। यह 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। 1320 ईस्वी तक जो है ये शासन सत्ता चलाते हैं। लगभग 30 वर्ष तक इन लोगों ने शासन सत्ता चलाया। इस 30 वर्ष के कार्यकाल में इसमें खिलजी वंश में कुल 4 शासक हुए। 4 शासकों ने शासन सत्ता चलाई। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नसीरुद्दीन खुसरो शाह। लेकिन इन चारों शासकों में जो चारों शासक शासन सत्ता को चला रहे थे, उनमें से ज्यादा पेपर प्रश्न पूछते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी से। बाकी सभी से पेपर में कम प्रश्न निकल के आते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से जो चाहे छोटा पेपर हो या बड़ा पेपर हो, उसमें से काफी प्रश्न निकल के आते हैं। अब हम देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 ईस्वी में। यह शासन सत्ता चालू करता है, अर्थात 1290 ईस्वी में एक नवीन वंश खिलजी वंश की स्थापना करता है और इसकी शासन सत्ता 1296 ईस्वी तक थी। यह जलालुद्दीन फिरोज जो खिलजी कबीले का था, यह खिलजी कबीले का तुर्क था। खिलजी कबीले का ये तुर्क है। ये खिलजी कहाँ के निवासी थे? ये जो है अफगानिस्तान के निवासी हैं। खिलजी जो है अफगानिस्तान के निवासी हैं। ये इल्तुतमिश के शासन सत्ता में इसके पूर्वज जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के जो पूर्वज थे, ये पूर्वज इसके जो है इल्तुतमिश के शासन सत्ता में आते हैं और सल्तनत में नौकरी करना शुरू कर देते हैं। इल्तुतमिश के समय में ये भारत आते हैं और इस सल्तनत में नौकरी करना शुरू कर देते हैं। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जैसे इसके पूर्वज इल्तुतमिश के शासन सत्ता में भारत आते हैं, सल्तनत में नौकरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये जो है बलबन के समय में जो है शासन सत्ता में शामिल होता है। अर्थात बलबन के समय में जो है ये अपनी जीविका उपार्जन के लिए नौकरी करना प्रारंभ कर देता है। इस जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का जो राजनीतिक उत्कर्ष था वो कैकवाद के समय में शुरू हुआ। कैकवाद के समय में कैसे शुरू हुआ? ये सामना का सूबेदार बन गया। सामना का सूबेदार बन गया। साथ में क्या हुआ कि सर ए जहांदार का इसको पद मिल गया। सर ए जहांदार का पद मिल गया किसको? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को। सर ए जहांदार का मतलब क्या था? शाही अंगरक्षकों का प्रधान। ये शाही अंगरक्षक के पद पर जो है नियुक्त हुआ। शाही अंगरक्षक जो थे उसके पद पर नियुक्त हुआ। किसके समय में? कैकवाद के समय में, जब ये सामना का सूबेदार बनता, साथ में इसको सर ए जहांदार का पद दिया जाता। सर ए जहांदार का मतलब है शाही अंगरक्षकों का जो पद है उसमें इसको शामिल कर लिया जाता है। ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 13 जून 1290 ईस्वी को कैकवाद द्वारा बनवाए गए। कैकवाद द्वारा बनवाए गए जो एक किला था, अपूर्ण किलो खरी में जो है गद्दी पर बैठता है। इसको कहीं कहते हैं कीलूगढ़ भी कहा जाता है। कीलूगढ़
यहाँ पर ये गद्दी पर बैठता है। जब ये 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी गद्दी पर बैठता है तो इस समय इसकी उम्र 70 वर्ष थी। अर्थात एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है गद्दी पर बैठता है और एक नवीन राजवंश की स्थापना करता है। गद्दी पर बैठने से पहले इसकी उपाधि थी शाइस्ता खां। शाइस्ता खां की इसकी उपाधि थी। शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी? तो ये कैकवाद ने दिया था। कैकवाद ने इसको ये उपाधि दी थी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी सल्तनत का मात्र एक ऐसा शासक था जिसने अपने विरोधियों को भी संतुष्ट करने का पूरा प्रयास किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो नीति थी अपने विरोधियों को भी संतुष्ट करना, यही इसके पतन का कारण भी बनी। अलाउद्दीन खिलजी जब इसका भतीजा और इसका दामाद दक्षिण अभियान पर जाता है और ये देवगिर किस पर आक्रमण करता है? देवगिर पर यादव वंश के जो है यादव वंशी राजा शासन कर रहे थे। रामचंद्र देव के ऊपर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में रामचंद्र देव पराजित होते हैं और वहां से अलाउद्दीन खिलजी को अकूत संपत्ति मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी जो इस अभियान पर गया था उसको अकूत संपत्ति मिलती है। जब ये संपत्ति मिलती है तो वहीं से उसके दिमाग में राजा बनने का जो है सपना शुरू होता है। वो ख्वाब देखना प्रारंभ करता है कि हम जो है अब इतनी संपदा हमारे पास हो गई है तो हम स्वयं राजा क्यों नहीं बन सकते। कुछ समय के बाद उसने क्या किया कि अपने भाई अलमास बेग को एक पत्र लिखता है। अलमास बेग जो उस समय दरबार में था, उसने एक पत्र लिखा। उसने कहा कि जो हमने दक्षिण अभियान किया है, दक्षिण पर आक्रमण किया है रामचंद्र देव पर, वहां से हमको जो धन संपदा मिली है हम उसको सम्राट अर्थात अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यह सम्राट को कड़ा मनकापुर आना पड़ेगा। चूंकि कड़ा मनकापुर नहीं आएंगे और वहां से अगर हमको जाना पड़ेगा तो हमारे जो षड्यंत्र सफल नहीं होगा। तो इसने क्या किया, अलमास बेग अपने भाई को पत्र लिखा कि राजा को जो है कड़ा मनकापुर को लेके आइए और अगर राजा ऐसा नहीं करता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। उसको मालूम था कि राजा बहुत ही सीधा साधा आदमी है, अगर वैसा सुनेगा तो तुरंत आएगा कड़ा मनकापुर। और राजा ने वैसा किया भी। राजा ने कड़ा मनकापुर जाने की योजना बनाई। साथ में उसने क्या किया कि स्वयं जो है नदी मार्ग से अर्थात जल मार्ग से और उसकी सेना जो अहमद चप के नेतृत्व में स्थल मार्ग से जाना शुरू करती है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने एक षड्यंत्र रचा। वो गंगा नदी पार कर गया। गंगा नदी पार क्यों कर गया कि ताकि जो ये अहमद चप के नेतृत्व में जो सेना आ रही है नदी ना पार करे। जब ये नदी के किनारे सम्राट पहुंचता है तो अलमस बेग प्रार्थना करता है कि अगर आप अपने अंगरक्षकों के साथ जाएंगे तो अलाउद्दीन खिलजी डर जाएगा। तो सम्राट ने क्या कहा कि अपने सरदारों को यह आदेश दिया कि आप लोग शस्त्र त्याग दीजिए। साथ में उसने भी शस्त्र त्याग दिया। अब अलाउद्दीन से मिलने पहुंचते हैं। सम्राट जो ही पहुंचते हैं तो अलाउद्दीन सम्राट के पैरों में गिर जाता है। भाव विह्वल होकर सम्राट उसको उठा के गले लगा लेते हैं। इतने में उसने इशारा कर दिया कि अपने जो उसके सहयोगी थे उनको इशारा कर दिया कि सम्राट के ऊपर आक्रमण करो। उसने इशारा किया तो मोहम्मद सलीम जो उसका सहयोगी था उसने सम्राट के ऊपर आक्रमण कर दिया। सम्राट घायल हो गया और चिल्लाते हुए भागा कि अरे अलाउद्दीन तूने ये क्या कर दिया, और नाव की तरफ भागा। इतने में उसने दूसरे अपने सहयोगी मोहम्मद इख्तियारुद्दीन हुद को इशारा करता है कि क्या देख रहा है, मार। तुरंत मोहम्मद इख्तियारुद्दीन हुद ने अपने तलवार से जो सम्राट का धड़ अलग कर दिया, सम्राट का सिर जो है अलग कर दिया और सम्राट गिरकर जो है मृत्यु हो जाती है। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को सम्राट जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, सम्राट की मृत्यु हो जाती है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इस जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के शासन सत्ता की जानकारी हमको कहां से प्राप्त होती है? बरनी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही।
तारीख ए फिरोज शाही से ही हमको जानकारी प्राप्त होती है इसके संपूर्ण शासन सत्ता की। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी, इससे काफी प्रश्न निकल के आते पेपर में। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके जो है 19 जुलाई 1296 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है। 1296 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है। इस अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसास्प, ये जो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के भतीजे भाई के पुत्र था। और ये अलाउद्दीन खिलजी जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था। शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी, शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र था। ये शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र था। ये बाल्य अवस्था में जब छोटा था अलाउद्दीन खिलजी, तभी शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी की जो है मृत्यु हो गई थी। इसका पालन पोषण इसका चाचा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किया। साथ में जब इसने देखा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी अलाउद्दीन बहुत ही योग्य है, तो इसने अपनी पुत्री की भी शादी इससे अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। जब 19 जुलाई 1296 ईस्वी को यह गद्दी पर बैठता है, तो इसने ख्वाजा खातिर को अपना वजीर नियुक्त किया और इसी की सहायता से ये जो शासन सत्ता चलाना शुरू करता है। जब ये 19 जुलाई 1296 ईस्वी को गद्दी पर बैठता है, तो इसने उपाधि धारण की द्वितीय सिकंदर। ये संपूर्ण शासन सत्ता को अपने कब्जे में करना चाहता था। जैसे सिकंदर को देखा था इसने कि जो वो आया दूसरे देश से और संपूर्ण भूभाग पर कब्जा कर लिया, उसी की तरह से ये भी संपूर्ण साम्राज्य को अपने कब्जे में करना चाहता था। इसके लिए इसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। सिकंदर या सिकंदर ए सानी। अभी तक दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए सब अपने शासन सत्ता को जो है अनुमति पत्र लेते थे खलीफा से, लेकिन इसने क्या किया कि खलीफा से अनुमति लेने का कार्य ही नहीं किया। इसने क्या कहा कि ये धर्म अलग चीज है, धर्म और राजनीति ये दोनों अलग अलग चीज है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक हुआ जिसने धर्म को राजनीति से पृथक किया। उसने और क्या किया कि जो उलेमाओं का जो प्रभाव था, उलेमा वर्ग जो शासन सत्ता में हस्तक्षेप करते थे, उसको भी इसने खत्म किया। इसने धर्म और राजनीति को अलग अलग चीजों में विभाजित किया। इसने कहा धर्म अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने धर्म को राजनीति से पृथक किया। और अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो उसने देखा कि ये जगह जगह षड्यंत्र हो रहे हैं और वो स्वयं भी षड्यंत्रों के माध्यम से जो है शासक बना था। तो उसने देखा कि अगर सभी लोग इसी तरह से षड्यंत्र करेंगे तो शासन सत्ता चलाना दुष्कर कार्य होगा। इसके लिए उसने 4 कानून बनाए, 4 अध्यादेश बनाए। क्या बनाया उसने कि जो ये धार्मिक गुरु हैं या जमींदार हैं जिनको जमीन मुफ्त दान में दे दी गई, जैसे किसी को पेंशन के लिए दे दिया गया, किसी को वेतन के बदले दे दिया गया, किसी को कुछ सेवाओं के बदले में दे दिया गया, तो इसने क्या किया जब शासन सत्ता शुरू की तो इसने कहा कि जिनको भी मुफ्त में दान में भूमि मिली है सब वापस करो। और जो ये जमीन वापस हुई उसको इसने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि का मतलब कि इसका मालिक सम्राट होगा। खालसा भूमि का मतलब सम्राट की भूमि। वो ये सोचता था कि जो ये वर्ग है जिसको दान में जमीन दी गई, अगर ये धनाढ्य रहेगा तो ये षड्यंत्र करेगा और षड्यंत्र नहीं करेगा तो दूसरे के द्वारा षड्यंत्र करवाएगा, इसलिए इनको कमजोर किया जाए। उसके लिए इसने क्या किया कि जो जमीन दी गई थी उसको वापस ले लिया और उसको खालसा भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि अर्थात ये शासक की भूमि है, राजा की भूमि है, इससे जो भी कर प्राप्त होगा वो राजा को प्राप्त होगा। और दूसरा इसने क्या किया कि एक गुप्तचर सुचारू बढ़िया जो है गुप्तचर व्यवस्था शुरू की जिसके माध्यम से कहीं भी कुछ भी हो उसकी सूचना सम्राट को प्राप्त होती थी। अगर कोई षड्यंत्र करने की योजना भी बनाता तो उससे पहले गुप्तचर उसकी सूचना सम्राट के तक पहुंचा देते थे। और जब सम्राट को सूचना पहले ही मिल जाती थी तो वह
षड्यंत्र होने से पहले, विद्रोह होने से पहले उसको दबा देता था। तीसरा उसने क्या किया, उसने शराब, जुआ और भांग इत्यादि चीजों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। शराब पर भी प्रतिबंध लगा दिया और जुआ पे भी प्रतिबंध लगा दिया। क्यों कि लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे, शराब पिएंगे और जुआ खेलेंगे तो वहां पर षड्यंत्र की योजना बनेगी। इस तरीके से शराब को प्रतिबंध करने वाला, शराब को प्रतिबंधित करने वाला जो है पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अगला उसने क्या किया, चौथा, अमीर, जो अमीर थे और सरदार थे, इन लोगों के आपस में वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। वैवाहिक संबंध प्लस मेल मिलाप पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। इसने कहा कि आपको एक दूसरे से मिलना नहीं है, मेल मिलाप और वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग मिलेंगे या आपस में एक दूसरे से रिश्तेदारी जोड़ेंगे तो षड्यंत्र जो है करेंगे, साथ में हमारे साम्राज्य में विद्रोह होने की पूरी संभावना। उसने इन सभी योजनाओं के द्वारा जो है साम्राज्य में जो षड्यंत्र होते थे उनको समाप्त करने की चेष्टा की। और उसने क्या किया, शासन सत्ता को सुचारू ढंग से चलाने के लिए राजस्व व्यवस्था में उसने सुधार कर दिया। राजस्व व्यवस्था में उसने सुधार किया। राजस्व व्यवस्था में सुधार क्यों किया कि उस समय जो मंगोल थे, मंगोल और साम्राज्य का आंतरिक विद्रोह जो है दबाने के लिए धन की जरूरत होती थी। किसी भी साम्राज्य या किसी भी शासन सत्ता को सुचारू ढंग से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो ये धन प्राप्त करने के लिए उसने राजस्व व्यवस्था में सुधार किया। राजस्व व्यवस्था में सुधार कैसे किया कि अभी तक जो पहले के शासक थे वो कर की मात्रा कम लेते थे। ये क्या किया कि 1/2 कर लेने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी। साथ में इसने 2 और कर लगा दिए, एक चराई कर। चराई कर, ये कर जो है दुधारू पशुओं से लिया जाता था, दुधारू पशुओं से लिया जाता था जो चराई के नाम पर लिया जाता था। साथ में दूसरा एक कर दिया घरी कर। घरी कर अर्थात मकान से, जिसमें लोग रहते थे उस पर भी कर लिया जाता था। मकान से लिया जाने वाला कर घरी कर था। ये जो लगान वसूलता था 1/2, इसके लिए इसने क्या किया, नई व्यवस्था शुरू की, जो समस्त भूमि का माप करवाया, समस्त भूमि की माप करवा दी। और इस लगान की वसूली के लिए एक अलग अधिकारी की नियुक्त कर दिया, मुस्तक राज। मुस्तक राज नामक एक अधिकारी की नियुक्त कर दी। जैसे हमारे यहाँ होता है कि राजस्व विभाग है, उसी तरीके से इसने एक विभाग की स्थापना कर दी, दीवान ए मुस्तक राज। एक दीवान ए मुस्तक राज, दीवान ए मुस्तक राज नामक विभाग की स्थापना की। ये जो लगान वसूलता था और लगान जमा करवाने की जिम्मेदारी इसी की होती थी। अलाउद्दीन के शासन सत्ता में जगह जगह विद्रोह हो रहे थे, उधर मंगोलों का भी आक्रमण हो रहा था। इसके लिए उसने एक अस्थायी सेना रखना शुरू कर दिया। अभी तक के जितने भी सम्राट हुए वो लोग केवल युद्ध के समय ही सेना को रखते थे। जब युद्ध खत्म होता था तो उनको धन आदि देके जो है उनको मुक्त कर दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन ने क्या किया कि अस्थायी सेना रखने का प्रबंध किया। साथ में क्या किया कि बेहतरीन सेना को बनाने के लिए इसने हुलिया लिखवाना शुरू कर दिया कि ये आदमी, जैसे अभी किसी भी सेना में जाए या कहीं नौकरी करते हैं तो कुछ चिन्ह बताना पड़ता है कि ये चिन्ह हमारा है, जिससे माध्यम से पहचान हो। तो ये हुलिया उसने भी लिखवाना शुरू कर दिया अलाउद्दीन खिलजी। साथ में घोड़े की, अच्छे किस्म के जो घोड़े रहते थे उनकी पहचान के लिए उसने क्या किया कि दाग प्रथा शुरू कर दिया, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू कर दी। नहीं तो क्या होता था कि लोग लाते थे दिखाने के लिए दूसरा घोड़ा, और जब युद्ध होता था उस समय वो दूसरा घोड़ा लेके चले जाते थे। इन समस्याओं से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि हुलिया भी लिखा जाएगा, साथ में घोड़ों को दागा भी जाएगा। और इस सेना को सुचारू ढंग से संचालन के लिए, अच्छी सेना बनाने के लिए जो अभी भूमि दी जाती थी उनको दान में भूमि या वेतन के रूप में भूमि दी जाती थे, तो इसने क्या किया कि नगद वेतन देने की परंपरा शुरू की। नगद वेतन, सेना को नगद वेतन देने की परंपरा सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। और क्या हुआ कि अपने शासन सत्ता को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इसने बाजार व्यवस्था पर भी नियंत्रण स्थापित किया। इतिहास में ये जो है बाजार व्यवस्था को नियंत्रण के कारण ही काफी लोकप्रिय हुआ। कुछ लोग, कुछ विद्वान इसे कहते हैं कि उस समय का ये बेहतरीन अर्थशास्त्री था। उसने जो है बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया। बाजार जो थी, बाजार पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। नियंत्रण का मतलब यह था
कि ना तो कोई मूल्य से अधिक ले सकता है और ना तो कोई कम वजन तौल सकता है। ये बाजार को नियंत्रित करने के लिए एक दीवान रियासत नामक विभाग की स्थापना कर दी। दीवान ये रियासत नामक विभाग की स्थापना कर दी। दीवान ये रियासत इस बाजार का जो है मूल्य नियंत्रण और बाजार में घटतौली को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? दीवान ये रियासत की थी। ये दीवान ये रियासत के माध्यम से एक ऐसी प्रणाली बनाया कि जिसके माध्यम से किसी को भी घटतौली ना हो या मूल्य से ज्यादा कोई ले ना सके। साथ में एक चीज और इसने क्या कर दिया कि अगर कोई, जैसे मान लिया किसी को मूल्य कम मिलता था, मुनाफा जो कम मिलता था, तो वो घटतौली कर दे, जैसे किसी का वजन घटा दे, तो उसके लिए इसने क्या किया कि जितना एक कहावत थी या पता चलता है कि वहां पर अगर कोई मूल्य कम लेने के वजह से अगर कोई घटतौली कर देता तो जितना वजन कम देता वो उतना मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। इसकी वजह से व्यापारी डर के जो है वो घटतौली करते ही नहीं थे। अलाउद्दीन जब शासन सत्ता पर स्थापित होता है तो ये साम्राज्य विस्तार की योजना बनाता है। वो साम्राज्य विस्तार में जो है जिसने तरह तरह के जो है प्रयोग किए। जब ये गुजरात अभियान से वापिस आ रहा था, गुजरात अभियान पर था, गुजरात अभियान पर यह था, तो इसको एक हिजरा मिलता है। इसको 1000 दिनार में खरीद, 1000 दिनार, 1000 स्वर्ण दिनार में इसको खरीदा गया था। स्वर्ण दिनार में इसको खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी भी कहा जाता है। उसका मूल नाम क्या था? मलिक काफूर। मलिक काफूर। ये गुजरात अभियान पर जो अलाउद्दीन खिलजी था तो उसी समय इसको मिला था। ये मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में अहम भूमिका निभाई। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में इसने प्रमुख योगदान दिया था। और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। अगर सेनापति के रूप में पेपर में प्रश्न पूछे तब भी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का जो सेनापति के रूप में अलाउद्दीन खिलजी देवगिर पर आक्रमण किया था। और शासन सत्ता में भी जब ये बैठता है तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जफर खां। सेनापति जो था ये जफर खां, ये एक योग्य सेनापति था। सेनापति इसका जो जफर खां था ये एक योग्य सेनापति था। ये मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो उनसे निपटने के लिए अलाउद्दीन ने, इन मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। रक्त और तलवार की नीति अपनाई। अब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। सांस्कृतिक उपलब्धियां, अलाउद्दीन खिलजी ने 46 साहित्यकारों को जो है संरक्षण दिया था। 46 साहित्यकारों को संरक्षण दिया था। इसमें कौन थे? अमीर हसन देहलवी। इसमें प्रमुख थे अमीर हसन देहलवी। इन्हें भारत का सादी कहा जाता था। अमीर हसन देहलवी को भारत का सादी कहा जाता था। और कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन के समय में ही दरबारी कवि के रूप में पहली बार नियुक्त हुआ। दरबारी कवि के रूप में जो है पहली बार नियुक्ति अमीर खुसरो को कब मिली? अलाउद्दीन खिलजी के शासन सत्ता में मिली। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन का निर्माण कार्य क्या था, उसने क्या क्या निर्माण करवाए थे। निर्माण कार्य अलाउद्दीन ने 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में कुतुब मीनार के पास, कुतुब मीनार के पास अलाई दुर्ग, अलाई दुर्ग या इसको हम कहते हैं कुश्क ए सीरी, कुश्क ए सीरी का निर्माण करवाया। और क्या 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में दिल्ली में, 1303 ईस्वी में दिल्ली में 1000 स्तंभों वाला एक भवन का निर्माण करवाया। एक महल का निर्माण कराया जिसे 1000 सितुन भी कहा जाता है। 1000 सितुन भी कहा जाता है।
और ये जो 1000 सितून था, ये 1000 स्तंभों वाला महल था, ये कैसा था? ये 3 मंजिला था, 3 मंजिल वाला था ये। और इसने क्या किया? 1303 ईस्वी में ही दिल्ली में सीरी नगर की निर्माण कराया। सीरी नगर का निर्माण अर्थात द्वितीय दिल्ली या नवीन दिल्ली की स्थापना की। द्वितीय दिल्ली या नवीन दिल्ली की स्थापना की। और इसने क्या किया? दिल्ली में हौज ए खास और हौज ए अलाई अर्थात तालाब का निर्माण करवाया। दिल्ली में हौज ए खास और हौज ए अलाई का भी निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी। 4 जनवरी 1316 ईस्वी को 4 जनवरी 1316 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। कहाँ मृत्यु होती है? दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। और इसको जामा मस्जिद के बाहर, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, मस्जिद के बाहर इसको दफना दिया जाता है। जामा मस्जिद के बाहर इसको दफना दिया गया। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।